प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ्स का VBI क्वेश्चंस, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिया है 2019 के एग्जाम में पूछ दिया गया है, दूसरा सवाल लिया है 2011 2017 के एग्जाम में पूछ दिया गया है। टोटली कहने का मतलब है ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी मैंने सवाल लिया है वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया गया है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने वास्तविक संख्याएं के मोस्ट VBI क्वेश्चन को छाटा है, और मैं आपको वो सभी सवाल को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल मेरे पास दिया गया है, दो संख्याओं का मौसौ 13 तथा लौसौ 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ओके, देखो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि हमको निकालना है दूसरी संख्या। ओके, तो हम मान लेंगे दूसरी संख्या, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। यहां पर माना दूसरी संख्या मैंने मान लिया b। ठीक है, और पहली संख्या जो दिया गया है, ये जो संख्या आपके दिया गया है, इसको मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं? a। और a कितना दिया गया यहां पर? 26। इसको मान लिया मैंने a। क्लियर है? और ये आपको 26 दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर मौसौ दिया गया है, मौसौ को भी यहां लिख लेते हैं। मौसौ दिया गया है यहां पर 13। इसी प्रकार से लौसौ भी दिया गया है। ठीक है, यानी जो जो चीज दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कभी भी आपको मौसौ, लौसौ और उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दिया हो तो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा और उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। मौसौ गुना लौसौ। ठीक है, बराबर में क्या होता है? a गुना b। ओके, ये आपके फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखो मौसौ कितना दिया गया है? मौसौ 13 है तो 13 लिख दीजिए। लौसौ कितना दिया गया है? 182, तो 182 लौसौ की जगह पे लिख देनी है। ठीक है, और a कितना दिया गया है? a आपको दिया गया है 26, तो 26 लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, और b कितना दिया गया है? b नहीं दिया गया है तो b के b लिख देंगे वहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, 13 तो ठीक है और 182 भी ठीक है, और ये जो 26 है ना गुना में है, इस तरफ ले आएंगे तो वो भाग में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने भाग में ले आया और यहां पर हमको b बच गया। ठीक है, अब देखो 13 के टेबल से कट रहा है, 13 का ही 13, 13 दूना 26, फिर 2 से कट रहा है, 2 का ही 2, और यहां पर होंगे 2 नमा 18, 2 का ही। ठीक है, टोटली हमारे पास आंसर क्या आया, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं कि b बराबर कितना बचा? 91 का ही 91। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये जो देख रहे हैं ये आपके आंसर हुए। ठीक है, b बराबर 91। ओके, यानी कि आपको कभी भी दो संख्या दिया हो और साथ में HCF LCM में से कुछ भी गायब हो, या इन चारों में से कोई एक चीज गायब हो, तो आप इस फार्मूला का लगाकर, इस फार्मूला का यूज करके आप बहुत अच्छे प्रकार से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। ओके, ये सवाल 2011 और 2017 के एग्जाम में पूछ दिया गया है। ओके, तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्या चीज हमको यहां पर? 96 और क्या दिया गया है? 404। ठीक है, अब देखो 96 का हम करेंगे क्या कि अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये जानो। ठीक है, अभाज्य संख्या पहले क्या होता है ये जानिए। देखो, वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वो आपके अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 ले लो, 5 के अंदर देखो 1 से भाग लगेगा या तो 5 से भाग लगेगा। ओके, मतलब 5 का गुणनखंड कितना है? सिर्फ 1 या तो 5 है। इसी प्रकार से अब 3 ले लो, 3 का देखो
3 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा या 3 से लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 2 ले लीजिए, 2 में भी ध्यान से देखिए, 2 में 1 से भाग लगेगा या 2 से, ठीक है। तो ये जो 2 और 3 5 देख रहे हैं, ये आपकी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। इस प्रकार के बहुत सारे अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर इतना समझाया, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं, इस 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, तो 96 को हम भाग देंगे यहां पर 2 से। 2 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 2 चौके और यहां पर 2 अट्ठे, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 2 चौके। फिर यहां पर 2 से भाग देंगे तो होगा यहां पर 12। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा यहां पर? 6। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 3। क्लियर है? अब देखो यहां पर 404 का भी इसी प्रकार कर लेते हैं। ओके, 404, चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एका ही 2, 0, 2 एका ही 2। क्लियर है? अब इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 96 का जो भी गुणनखंड आया है उसको लिख देंगे यहां पर 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2, कितना 2 है? 5, 2 2 4 1 5, 5 को 2 है तो सभी को लिख देना है, ठीक है। और यहां पर 3 भी है, 3 को भी लिख लेंगे। ओके, ठीक इसी प्रकार से 404 का भी गुणनखंड दिया गया है 2 गुना 101, ठीक है। और हमें निकालना है क्या चीज? HCF निकालनी है और LCM निकालनी है, ठीक है। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर हमको कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, HCF निकलेगा जो कॉमन है, ये जो फैक्टर आया है, गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड, ये इनमें से कॉमन ले लेना है, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया, अब इसमें से भी हम कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब टोटली हमारे पास यहां निकल गया 4, 2 दूना 4, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए अब कुछ भी नहीं लेना, आपको 4 आंसर हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जितने भी संख्या देख रहे हैं ये सारे अभाज्य संख्या है। मैंने कहा अभाज्य संख्या के रूप में लाना था तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है। अभाज्य संख्या है और गुना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है। और यहां पर से मैंने HCF निकाल लिया, ठीक है। अब हम LCM निकालेंगे। ओके, तो LCM के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने ऊपर में डिस्कशन किया था इसके बारे में, सेम वही फॉर्मूला का यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे लिखेंगे? HCF गुना LCM बराबर A गुना B, ठीक है। अब देखो HCF क्या है? HCF हमको दिया गया है 4, तो 4 लिख दीजिए। और LCM हमको निकालना है तो LCM का LCM ही रहने दीजिए। और A, ये जो पहला संख्या दिया है इसको हम A मान लेते हैं, ये आपका 96 हो जाएगा। और यहां पर B, ये दूसरा संख्या जो दिया गया है ये आपका B है। ओके, मैंने इसको B मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से, यहां पर देखिए LCM ज्ञात करना है तो LCM बराबर ये 96 का 96 रहने दीजिए, गुना में 404, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 आपका इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर बट्टे में हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब देखो ध्यान से, LCM बराबर 4 के टेबल से जा रहा है, 4 एक ही 4 और 4 एक ही 4, 0, 4 एक ही 4, ठीक है। मेरे पास टोटली आंसर बच गया 96, क्या बच गया? 96 गुना में 101, ठीक है। अब देखो यहां पर LCM बराबर 96 को 101 से गुना करेंगे तो हमारे पास टोटली आएगा 96, 96, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर देखिए मेरे पास ये 2 संख्या दिया गया था, 2 संख्या का मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल लिया? HCF निकाल दिया, और HCF के थ्रू मैंने LCM यहां पर निकाल लिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर का सवाल लिखा है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल आपके 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए यहां। और यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहां पर मान लेंगे ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हम इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? माना √7 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। अब देखो यहां जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को P वट्टा Q के रूप में लिखा जाता है। ओके, चलो अब यहां पर P वट्टे Q के, P और Q के बारे में कुछ बोल देते हैं, ठीक है। लिख देंगे यहां पर, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह
अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्लियर है? मैंने लिख दिया यहां पर, आपको भी इसी प्रकार से लिखनी है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग कर लेते हैं। √7 का स्क्वायर बराबर यहां पर p बट्टा q, इसका भी स्क्वायर। और देखो यहां पर अगर स्क्वायर कर रहे हो तो यहां पर कारण देना है, कारण दोगे तो आपके पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, कारण बहुत जरूरी है। तो हम लिखेंगे यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके मैंने वर्ग किया तो मैंने लिख दिया है दोनों तरफ वर्ग करने पे। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर 7 है और इसका पावर 2 है, यानी कि √7 2 गो है। ठीक है, तो रूट में अगर 2 गो रहता है तो एक निकाल लेते हैं, तो एक हम यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, एक साथ निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पर p² बट्टे में q² इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि p², नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, ऐसे गुना करेंगे तो p² एक ही, और ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा 7q²। ठीक है, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये 7 इनके साथ गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में होगा। ठीक है, तो 7 क्या कर रहा है, p² को भाग दे रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यहां 7 p² को विभाजित करता है। ओके, 7 क्या कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 7 p को भी विभाजित करेगा, 7 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखो अगर कोई संख्या दिया गया है 5 को अगर 5 को अगर 5 विभाज कर रहा है तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी वो संख्या 5 को विभाज करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे की तरफ देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहां पर हम यहां पर क्या कर लेंगे, पुनः माना, क्या मान लेंगे कि p बराबर 7m। ओके, और m के बारे में लिखेंगे, जहां m क्या है, m एक धन पूर्णांक है। क्या है, आप सिर्फ पूर्णांक भी लिख सकते हो। ओके, मैंने लिख दिया m एक क्या है, धन पूर्णांक है। क्लियर है? अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग कर देते हैं, तो क्या होगा यहां पर इस प्रकार से, और यहां पर रीजन डाल दीजिएगा तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखना है यहां पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे ये लिख देना है। ठीक है, यहां पर। ओके, चलो अब देखो, अब समीकरण फर्स्ट को ध्यान से देखो, p² बराबर में 7q दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर p² की जगह पर 7q। ओके, चलो 7q² लिख दिया। मेरे पास यहां क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और m² हो जाएगा। अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि q² बराबर 49m²। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएंगे यहां पर 7 के टेबल से जाएगा, 7 एक 7, 7 7 49। ओके, टोटली हमारे पास बच गया q² बराबर में 7m²। ठीक है, अब देखो 7 क्या कर रहा है, ये गुना में है, इस तरफ क्या चीज में आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, मतलब q² को विभाज कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर, यहां 7 q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 7 q को भी विभाजित करेगा। ओके, देखो यहां पर ध्यान से, मैंने यहां पर क्या लिखा है कि p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, देखो वैसी संख्याएं जिस संख्या में किसी भी एक संख्या से भाग नहीं लगता है। ओके, जैसे कि देखो यहां सिर्फ एक को छोड़ करके, जैसे ले लेते हैं यहां पर 7 और यहां पर ले लेते हैं 4,
तो 7 4 में कोई एक संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगर 7 में हम 7 से लगाते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले में भाग लगेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे वाले में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 से सिर्फ नीचे वाले में लगेगा, या 2 से भाग देते हैं तो सिर्फ नीचे वाले में लगेगा, ठीक है। तो वैसी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, ओके, तो वो क्या कहलाते हैं? सहवाग संख्या कहलाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, ठीक है। और दूसरी भाषा में अगर जानना चाहें तो वैसी संख्याएं जिसका HCF क्या आता है? 1 आता है, वो आपके सहवाग संख्या होते हैं। वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा, वो सहवाग संख्या होगा, ठीक है। मतलब टोटली ये है कि P और Q में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, किसी भी एक संख्या से, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा यहां पर? 7 जो है P को विभाजित करेगा, ठीक है। यानी 7 जो है P को विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि P के टेबल में 7 के टेबल में ये P आता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहां पर क्या लिखा मैंने कि 7 जो है Q को भी विभाजित करता है, यानी एक संख्या 7 है जो P और Q दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इस प्रकार, 7 P तथा Q दोनों को, P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, ओके। अब देखो यहां पर लिखेंगे, अतः ये इसीलिए करता है कि मैंने उल्टा, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा सहवाग संख्या है, यहां लिखा सहवाग संख्या है, ओके। लेकिन यहां पर पता चल रहा है कि ये जो संख्या है 7 P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। 7 P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये तो रूल फॉलो नहीं हुआ यहां पर, ठीक है। ऐसा इसीलिए हुआ कि मैंने जो माना था ना वो उल्टा माना हुआ था, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ओके। ये आपका आंसर होगा।